16 एंड 17 सेंचुरी ये वो टाइम था जब यूरोपियंस अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि अभी तक अर्थ पर ऐसी बहुत सी जगह थी जो कि अनएक्सप्लोर्ड थी। इसी टाइम पर यूरोपियंस नोटिस करते हैं कि अर्थ पर मौजूद ज़्यादा लैंड नॉर्थन साइड पर है। इसी तरह एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अर्थ की फार साइड पर भी कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसे नाम दिया जाता है टेरा ऑस्ट्रेलियस। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि अर्थ की फार साइड पर भी कोई कॉन्टिनेंट है, 1772 को जैकब पैसिफिक ओशन में उतरते हैं उस कॉन्टिनेंट को तलाश करने के लिए। लेकिन उन्हें कभी ये कॉन्टिनेंट मिलता ही नहीं, बिकॉज ऐसा कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन इसके बदले उनको एक ऐसा आइलैंड मिल जाता है जो कि पैसिफिक ओशन में बिल्कुल सेंटर में था। ये आइलैंड बाकी पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था। इससे नियरेस्ट पॉपुलेटेड टाउन भी इससे तकरीबन 1200 माइल्स दूर था, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग कभी इस जगह से बाहर गए ही नहीं थे। लेकिन इस आइलैंड के बारे में सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि इस आइलैंड पर मौजूद वो बड़े बड़े स्टैचूज जिन्हें ये लोग मुआई करके बुलाते थे। जब जैकब पहली बार इस जगह पर आए थे तो यहाँ पर 2 से 3 हज़ार लोग रह रहे थे। वो इस लोग को पुरानाई बुलाते थे, लेकिन जैकब ने इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया क्योंकि वो ईस्टर संडे को यहाँ पर आए थे। इस आइलैंड पर मौजूद वो स्टैचूज बहुत बड़े एंड वजनी थे। असल क्वेश्चन तो ये है कि इन स्टैचूज को बनाया किसने था, एंड अगर इन स्टैचूज को बना भी लिया जाता तो इन्हें मूव कैसे किया जाता था, क्योंकि स्टैचूज बनाने के बाद इनको इस आइलैंड की स्पेसिफिक जगह पर प्लेस किया जाता था। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, इस आइलैंड बाकी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड है। इनके लोगों के पास सिर्फ वही रिसोर्सेज थी जो इस आइलैंड पर मौजूद थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। इतनी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इतने बड़े स्टैचूज कैसे बना लिए जाते थे, एंड क्यों इस तरह के स्टैचूज वो लोग आज नहीं बना सकते। टाइम के साथ तो सिविलाइजेशंस और भी ज़्यादा एडवांस होती है ना। अब टाइम के साथ इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही थी। जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, इन्होंने ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने ट्रीज़ को काटना स्टार्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि ट्रीज़ दोबारा उग जाएंगे। लेकिन इनके इन ट्रीज़ को काटने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो ट्रीज़ कभी उग ही नहीं पाए। और जब 1774 के बाद यूरोपियंस यहाँ पर आए तो वो अपने साथ कई बीमारियाँ लेकर आए जिनको बर्दाश्त करने की इम्यूनिटी इन लोगों में नहीं थी। इस तरह इनकी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट होगी और 10,000 से तकरीबन कुछ 100 ही रह गई। लेकिन लकीली ये लोग पूरी तरह एक्सटेंड नहीं हुए। तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि ये स्टैचूज़ किन्होंने बनाए थे एंड इनको किस तरह मूव किया जाता था। एंड जब ये चीज़ इन लोगों से पूछी गई तो इन्होंने बताया कि ये स्टैचूज़ इनके इंसिस्टर्स ने बनाए हैं, ये स्टैचूज़ इनके इंसिस्टर से बात करने का ज़रिया है। एंड जब ये स्टैचूज़ बूढ़े हो जाते थे तो ये खुद ही चल कर अपनी जगह पर आ जाया करते थे। मतलब क्या ये स्टैचूज खुद चलते थे? इस टाइम पर तो किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन कुछ सालों बाद नेशनल जियोग्राफी चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें इन्होंने एक मोआई साइज़ का स्टैचू बनाया था, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किस तरह कुछ फोर्स लगाकर इजीली हम इन स्टैचूज़ को मूव कर सकते हैं। एंड देखने में ये ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टैचूज़ खुद चल रहे हों। आज इस जगह पर बहुत से लोग घूमने आते हैं। अब वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि मेरे अभी भी माइंड में है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, यह आइलैंड पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है एंड इस जगह पर पहले कोई नहीं गया था। तो वो लोग जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे, वो किस तरह इस आइलैंड पर आए होंगे।